हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, रिश्तेदारी के साथ। ओके, तो कौन सा टॉपिक है हमारा आज का? रिश्तेदारी यानी कि रिलेशनशिप। ओके, जनरली सारे टॉपिक ही लगभग ऐसा ही है हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारे आसपास से ही संबंधित है। ठीक है ना? तो रिश्तेदारी का आज का टॉपिक है हमारा, और चल करते हैं शुरुआत इसकी। देखिए, रिश्तेदारी समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है। कंफर्म बात है कि नहीं है ये, कि रिश्तेदारी जो है समाज द्वारा स्वीकृत जो संबंध होते हैं उसकी एक व्यवस्था होती है। हमारा समाज जिसको स्वीकार कर ले वो वहाँ पे क्या बन जाता है? हमारा परिवार जिसको स्वीकार कर ले वहाँ पे हमारे रिश्ते बन जाते हैं, है ना? तो समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? रिश्तेदारी कहते हैं। ओके, जिसका आधार विवाह संबंधों में प्राणी शास्त्रीय स्वरूप से है। किससे भाई प्राणी का जो स्वरूप है हमारा, वो हम कई तरह से वैसे रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित आधार जो होता है, जिसको मानते हैं हम लोग, वो है विवाह। किसको मानते हैं? विवाह। यानी कि प्राणी शास्त्रीय स्वरूप क्या है उसका? विवाह है। ठीक है ना? तो प्राणी शास्त्रीय स्वरूप से है, तो वहीं कभी कभी प्राणी शास्त्रीय आधार न होते हुए भी समाज द्वारा स्वीकृत संबंध नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। भाई कभी कभार अगर ऐसा हो जाए कि भाई वास्तव में उसका प्राणी शास्त्रीय आधार ना हो, तब भी अगर समाज इसको स्वीकार कर ले तो क्या मान लिया जाता है? उसको हम रिश्तेदारी या नातेदारी मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम समाज के विपरीत जाकर कई लोग क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। जनरली उनका समाज जो है उसको मान्यता नहीं देता है, लेकिन वो कहीं थोड़े दिन के लिए कहाँ चले जाएंगे? कहीं बाहर चले जाएंगे, और वहाँ से कुछ समय बाद वापस अपने परिवार में, अपने समाज में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाज इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से भी हम रिश्ते कायम कर सकते हैं, और धीरे धीरे वही नातेदारी कन्फर्म हो जाती है हमारी। ओके, तो यही कहा गया है कि भाई जिसका आधार, रिश्तेदारी का आधार क्या है? विवाह संबंधों में प्राणी शास्त्रीय स्वरूप से है, लेकिन कभी कभी प्राणी शास्त्रीय आधार ना होते हुए भी समाज द्वारा स्वीकृत संबंध नातेदारी के श्रेणी में आ जाते हैं। यानी कि बाद में हमारा समाज क्या कर लेता है? वो प्राणी शास्त्रीय स्वरूप भले ही ना हो उसका, लेकिन अगर समाज ने उसको स्वीकार कर लिया है, चाहे देर सवेरी क्यों ना किया हो, तो उस संबंध को क्या मान लेंगे हम? नातेदारी के अंतर्गत मान लेंगे उसको। ठीक है ना? संबंध नातेदारी के श्रेणी में आते हैं। अब कुछ विद्वान कह रहे हैं संबंधों के बारे में, अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अपना अनुभव दे रहे हैं, अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। जानते हैं उनके बारे में। चार्ल्स विनिक के अनुसार, किन के अनुसार? चार्ल्स विनिक के अनुसार। देखिए क्या कह रहे हैं विनिक सर? रिश्तेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं, ठीक है ना, जो कि माने हुए एवं रुधिर संबंधों पर आधारित हो। क्या कहा है विनिक सर ने? कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, एक मिनट, व्यवस्था में, रिश्तेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि माने हुए रुधिर संबंधों पर आधारित हो। किस संबंध पे? इन्होंने जो मेन फोकस किया है ना, रुधिर संबंधों को कहा है कि अगर आपके बीच में माना हुआ रुधिर संबंध है तो वो किसके अंतर्गत गिना जाएगा या माना जाएगा? रिश्तेदारी के अंतर्गत माना जाएगा। मेन चीज क्या है इसमें? रुधिर संबंध। अगर इससे संबंध है, आपका सामने वाला व्यक्ति आपसे इससे रिलेटेड है, रुधिर से रिलेटेड है, संबंधित है, तो उसको हम किसके अंतर्गत इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे? रिश्तेदारी के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। किसके अनुसार? विनिक के अनुसार, चार्ल्स विनिक के अनुसार। लेकिन रुधिर संबंध भी कैसा होना चाहिए? माना हुआ होना चाहिए, तो उसको नातेदारी या रिश्तेदारी के अंतर्गत रख लेंगे। ओके, उसी के साथ साथ लेवी स्ट्रॉस क्या कह रहे हैं? लेवी स्ट्रॉस कह रहे हैं रिश्तेदारी प्रणाली वंश अथवा रुधिर संबंधी कर्म विषयक सूत्रों से ही निर्मित नहीं होती। क्या कहा है? कि सिर्फ वंश, ये जो रिश्तेदारी प्रणाली, जो सिस्टम है रिश्तेदारी का, वो सिर्फ वंश और रुधिर संबंधों और कर्म विषयक सूत्रों से ही निर्मित नहीं होते हैं। यानी कि ये सिर्फ 3 आधार ही नहीं है इसके, ऐसा कह रहे हैं स्ट्रॉस, कि सिर्फ वंश, रुधिर और कर्म जो होते हैं यही इसका आधार नहीं है, बल्कि नहीं होती है, जो कि व्यक्ति को मिलती है। रिश्तेदारी जो है व्यक्ति को मिलती है,
मतलब उसका जो आधार बताया गया वंश, रुधिर संबंधी और कर्म विषयक, इसके आधार पर ही आपको रिश्तेदारी नहीं मिलती है, ठीक है ना। यह मानव चेतना में पहले से विद्यमान रहती है। रिश्तेदारी तो क्या है, मतलब जब मानव समाज हमारा बना, शुरुआत जब हुई तब से ही उसकी चेतना में क्या है, उसकी चेतना में रिश्तेदारी या नातेदारी व्यवस्था प्रचलन में है उसके, है ना। यानी कि बाद में वंश आए, वंश के बाद हमने कई तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं समाज में देखी, रुधिर संबंध देखे हम लोगों ने, तो ये सब चीज़ें बात की कही उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि प्रारंभ से ही हमारे मानव चेतना में रिश्तेदारी की जो व्यवस्था है वो चली आ रही है। यानी कि हमारे दिमाग में नातेदारी व्यवस्था, रिश्तेदारी व्यवस्था, ये प्रचलन हमारा आदिम स्वरूप हमारे समाज में आदिम जमाने से देखने को मिलता है, ठीक है ना। ओके, यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है, ठीक है ना। यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है। भाई बताइए है कि नहीं, विचारों की, आप ही से पूछ रहा हूं मैं, ये विचारों की निरंकुश, इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। रिश्तेदारी क्या है, इन्होंने कहा है कि विचारों की निरंकुश प्रणाली है। कौन, रिश्तेदारी, रिलेशनशिप। ओके, यानी कि इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है। भाई हमारा जहां मन पड़े हम वहाँ किसी के साथ रिश्ता बना लें, बशर्ते सामने वाला भी हमारे साथ राजी होना चाहिए रिश्ता बनाने के लिए, है ना। हम उसका लेवल मेंटेन करें, वो हमारा लेवल मेंटेन करें, तो कहीं पे भी रिश्तेदारी बन सकती है, ठीक है ना। तो इस पर किसी का कोई कंट्रोल या कोई अंकुश नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए कहा उन्होंने कि यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, निरंकुश प्रणाली है। वास्तविक परिस्थिति का स्वतः विकास नहीं है। वास्तविक परिस्थिति जो होती है, रियल कंडीशन जो होती है, उसका स्वतः विकास नहीं है रिश्तेदारी, कि ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। भाई इसको करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा सामने वाले के पास रिश्ता बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहा उन्होंने कि वास्तविक परिस्थिति का स्वतः विकास नहीं है, ये स्वयं विकास नहीं होता है, इसका विकास करना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई किसके अनुसार, स्ट्रॉस के अनुसार। आगे बात करते हैं हम लोग। जिस तरह बच्चे पर परिवार का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह रिश्तों का भी प्रभाव पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। परिवार बेसिकली हमारी क्या है, प्रथम पाठशाला होती है। तो वहीं पर उसी परिवार में बताइए आप, रिश्तेदारों का आना जाना होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और रिश्तेदार तो ठीक है, हमारे माता पिता का हमसे रिश्ता है कि नहीं, हमारे भाई बहन से हमारा रिश्ता है कि नहीं, है ना। तो किसका किससे क्या रिश्ता होता है, कौन कैसा समाज में या परिवार में व्यवहार कर रहा है, उन सब का प्रभाव एज ए रिलेशनशिप के आधार पर, रिश्ते के आधार पर बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता ही पड़ता है। ओके, चलिए। भाई बहन व अन्य सदस्यों के संपर्क से रिश्तों का, माता पिता, भाई बहन व अन्य सदस्यों के संपर्क से रिश्तों का उदय होने लगता है। शुरुआत कहाँ से होती है, माता पिता से। बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले किसको पाता है, अपनी माँ को, फिर पिता को, फिर भाई बहन, यहाँ से शुरुआत हो जाती है उसके रिश्ते की, ठीक है ना। तो माता पिता, भाई बहन व अन्य सदस्यों के संपर्क से रिश्तों का उदय होने लगता है। परिवार के जो अन्य सदस्य रहते हैं उनसे उसके रिश्ते बनने लगते हैं। उस बच्चे के जो नया उसने इस संसार में जन्म लिया है, उस बच्चे का संबंध सबसे पहले माता पिता, फिर भाई बहन और परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनसे उसका रिलेशन बनने लगता है, उदय होने लगता है। बालकों में विभिन्न पारिवारिक संबंधों की समझ आने लगती है, विभिन्न पारिवारिक संबंधों की समझ विकसित होने लगती है, ठीक है ना। किन में, बालकों में। भाई किससे मुझे कैसा व्यवहार करना है, मेरे बड़े कौन है, मुझसे छोटे कौन है, उनसे बड़े से कैसे व्यवहार करना है, छोटे से कैसे व्यवहार करना है, और वो सब उसको जो क्लियरिटी आती है, वास्तव में वो अपने परिवार के माध्यम से आती है, अपने रिश्तों के माध्यम से आती है कि भाई कौन रिश्तेदार से कैसी बात हमें करनी है, ठीक है ना। तो सदस्यों के संपर्क से रिश्तों का उदय होने लगता, ठीक है, ये हो गया। तो वहीं बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक व्यक्तियों और संबंधियों से घिरा रहता है, 100% घिरा रहता है। जन्म से लेकर तो मृत्यु तक का जो सफर होता है एक बालक का, तब तक वो कई सारे व्यक्तियों से, आपस में संबंधियों से घिरा हुआ महसूस करता है अपने आप को। आप अपने आप को ही ले लीजिए, यहाँ पर आप एक जमाने में क्या थे, बालक थे, तब भी आप कहीं ना कहीं लोगों से घिरे हुए थे, अपने मित्रों से घिरे हुए थे। मित्र भी तो एक तरह का रिश्तेदार ही है, तो रिश्ता ही है, मित्रता का रिश्ता है वहाँ पे, है कि नहीं है। और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए, प्रोफेशनल रिश्तेदारी आती गई, जॉब की, वहाँ पर लोगों से रिश्ता बना, एक तरह का व्यवहारिक रिश्ता ही क्यों ना बनाओ, लेकिन है तो वो रिश्ता। और फिर लगातार जब तक हम कर्म करते रहेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक हम चारों तरफ से लोगों से किसी न किसी माहौल में घिरे हुए रहेंगे और उनसे किसी न किसी प्रकार का हमारा रिश्ता
रहेगा ही रहेगा। ओके, तो अनेक व्यक्तियों संबंधी से घिरा रहता है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध वैवाहिक संबंध व रुधिर संबंध माने जाते हैं। भैया माना हमने कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संबंधियों से घिरा हुआ रहता है, अनेक लोगों से घिरा हुआ रहता है, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो कौन होते हैं? एक बालक के लिए, एक व्यक्ति के लिए उसके वैवाहिक संबंध सबसे ज़्यादा मधुर होते हैं, और दूसरे उसके रुधिर संबंधी जो होते हैं वो संबंधी सबसे ज़्यादा उसको परिचित होते हैं उसके लिए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। वैवाहिक और रुधिर संबंधी रिश्तेदारी जो होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है ना। जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चे माता पिता, भाई बहन तथा विभिन्न संबंधियों के वंशक्रम से जुड़ जाते हैं। जन्म लेने के बाद माता पिता कौन है उसके, तो उसको पता लग जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। इस तरह से इसका एक जो वंशावली होती है, उस वंशावली के माध्यम से लगातार वो जुड़ता जाता है, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले जो वंश के लोग हैं उनसे लगातार वो वंश क्रम में एक सीक्वेंस में लगातार जुड़ता जाता है बालक, और उसे अपने रिश्तों की जो अहमियत होती है वो धीरे धीरे परिवार में रहते हुए चलती जाती है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि माता पिता, भाई बहन तथा विभिन्न संबंधियों के वंश क्रम से जुड़ जाते हैं तथा नातेदारी व्यवस्था में पदों व भूमिकाओं से संबंधित हो जाते हैं। भाई नातेदारी व्यवस्था में किसका क्या पद है, किसकी क्या भूमिका है ना, उनसे संबंधित हो जाते हैं। ये पदों व भूमिकाओं से संबंधित हो जाते हैं। पद और भूमिका का मतलब समझते हैं? भाई आप ही अपने आप को ले लीजिए, है ना, तो आप समाज में किसी विशेष पद पे हैं या नॉर्मल पद पे मान लीजिए आप कोई शिक्षक ही मान लीजिए अपने आप को, आप शिक्षक है, तो समाज में आपका एक पद हो गया कि नहीं हो गया। फिर उस पद के हिसाब से आपकी भूमिका क्या रहेगी? आपकी भूमिका रहेगी समाज को सुधारने की, रहेगी नहीं रहेगी, कि भाई समाज में सुधार कैसे लाया जाए। तो इसी प्रकार से एक बालक क्या होता है, जब उसको कोई पद मिलता है धीरे धीरे, या जो पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, समाज का कोई अध्यक्ष हो सकता है ना, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और उनके पदों और भूमिकाओं से वो अपने आप को क्या कर लेता है? संबंधित कर लेता है कि भाई ये साहब टीचर महोदय हैं, ये हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, तो उनसे कैसा व्यवहार करना है बालक को। ओके, ये सब डेवलपमेंट धीरे धीरे उस बालक के मस्तिष्क में समाहित होते रहते हैं। ठीक है ना, अपने आप को वो उससे जोड़ लेता है, संबंधित हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पिता से संबंधित पक्ष के रिश्तेदार ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पिताजी से संबंधित जो रिश्तेदार होते हैं, यानी कि हमारे परिवार वाले खासकर, है ना, एक बच्चे के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्तेदार कौन से होते हैं? जो उसके पिता से संबंधित होते हैं। ठीक है ना, जैसे स्वयं पिता, चाचा, ताऊ, बाबा या दादाजी उसके, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं ये लोग, है ना। का रिश्तेदारी में उच्च स्थान होता है, इन लोगों का रिश्तेदारी में उच्च स्थान होता है, हम सब जानते हैं इस बात को, है ना। जबकि इसके विपरीत मातृस्थानीय परिवारों के वंश क्रम में, अब मातृस्थान जो उसकी माता होती है बालक की, उसके जो परिवार वाले लोग रहते हैं, माता के परिवार वाले, उसके वंश क्रम में कौन कौन आते हैं? तो माता के पक्ष के रिश्तेदार जो होते हैं वो आते हैं मातृवंशी परिवारों में। जैसे माता स्वयं आती है, नाना जी, नानी जी, मामा जी आदि। सब क्लियर है हम लोगों को अच्छी तरह से, है ना, कि मातृवंशीय परिवारों में ये सब लोग आएंगे, और पितृवंशीय परिवार में पिता के जो भाई होते हैं, वो पापा होते हैं, वो सब लोग शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रिश्तेदारी में गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल किए जाते हैं। कौन से? ये गोद लिए जाने वाले बच्चे भी रिश्तेदारी में गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल होते हैं, है ना, और इनके साथ रुधिर का संबंध माना जाता है, रुधिर के बराबर संबंध माना जाता है। ठीक है ना, तो रिश्तेदारी में गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल होते हैं। 2 या 2 से अधिक भिन्न लिंगीय व्यक्तियों का स्थायी रूप से, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो रहते हैं जिनका लिंग कैसा होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए, यानी कि कहीं एक स्त्री हो तो दूसरा पुरुष होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक भिन्न लिंगीय व्यक्तियों का स्थायी रूप से यौन संबंध स्थापित करने और उनके द्वारा बच्चों की उत्पत्ति करने
और उनके पालन पोषण की समाज द्वारा स्वीकृत विधि जो है ये विवाह है। क्या है? स्वीकृत विधि विवाह है। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई जो 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, जो भिन्न लिंग वाले होते हैं, वो आपस में संतान उत्पत्ति करते हैं या यौन संबंध बनाते हैं, उसके बाद संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये सब जो प्रक्रिया है, इनको करने के लिए आपको जो समाज द्वारा स्वीकृत विधि है विवाह, उस विधि से गुजरना पड़ेगा। अन्यथा की दृष्टि में अगर आप विवाह के बिना ही यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं, ठीक है ना, बच्चे उत्पन्न कर लेते हैं, तो समाज ऐसे बच्चों को स्वीकृति नहीं देगा और ना ही आपके यौन संबंधों को भी स्वीकृति देगा। इसलिए एक मान्य विधि क्या है इन सबके लिए? विवाह है। ठीक है ना, समाज में एक ऐसी विधि है ये विवाह, जिसके माध्यम से 2 भिन्न लोग जो लिंग से भिन्न होते हैं वो आपस में यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं और उनके द्वारा बच्चे भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। और फिर ऐसे बच्चे जो यौन संबंधों के द्वारा और मान्य सामाजिक रीति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनका पालन पोषण जो किया जाता है परिवार द्वारा, ये सब भी समाज क्या करता है? स्वाभाविक रूप से मान्य करता है। ठीक है ना। अगर ऐसे बच्चों को आपने जन्म दे दिया जिसको समाज द्वारा मान्यता नहीं है, तो समाज उसको हमेशा तिरस्कृत करता रहेगा, हमेशा उसका उपहास उड़ाता रहेगा। ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि हम समाज के हिसाब से अपने वैवाहिक संबंधों को स्थापित करें। ठीक है, चलिए। सामाजिक स्वीकृति के आधार, सामाजिक स्वीकृति के आधार और नियम अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। राइट भाई, हिंदू समाजों में जो नियम है सामाजिक स्वीकृति के, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज में वो नहीं होगा, सिख समाज में फिर वो नहीं होगा, ईसाइयों में वो नहीं होगा। तो सामाजिक स्वीकृति के जो आधार होते हैं अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं ये। ठीक है। तो वहीं रिश्तेदारी सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मान्य सामाजिक संबंध भी है। सामाजिक उद्देश्य जो होते हैं ना, हमारे सोशल टास्क जो होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए एक मान्य विधि होती है वास्तव में, कि जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? रिश्तेदारी के माध्यम से, है ना। सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मान्य सामाजिक संबंध है। परिवार व विवाह से संबंधित रिश्तों को, किससे संबंधित? परिवार और विवाह से संबंधित रिश्तों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो परिवार संबंधित, है ना, और दूसरा विवाह संबंधित जो रिश्ते होते हैं। तो 2 अलग अलग दिख ही रहे हैं हमको, एक पारिवारिक है और एक कौन सा है? विवाह के बाद जो स्थापित हुए रिश्ते हैं। तो उनको 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक रुधिर संबंधी रिश्ते हो जाएंगे, दूसरा वैवाहिक संबंधी रिश्ते हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 रुधिर संबंधी रिश्ते, तो दूसरा है विवाह संबंधी रिश्ते। रुधिर संबंधी रिश्ते और विवाह संबंधी रिश्ते 2 भागों में बांट लिए हम लोगों ने। जन्म लेते ही बालक परिवार के सदस्य के रूप में परिवार सदस्य बन जाता है। जन्म लेगा बालक और क्या बन गया? वो परिवार का सदस्य बन गया। तो जन्म लेते ही बालक परिवार के सदस्य के रूप में अनेक संबंधियों से जुड़ जाता है। कई सारे संबंधी हो जाते हैं। सबसे पहले तो माता पिता ही उसके संबंधी होते हैं, पता है कि नहीं? भाई बहन उसके, है ना, दादा दादी उसके, फिर उसके मामा मामी, नाना नानी, है ना, और फिर उसके परिवार के चाचा वगैरह, चाची, तमाम तरह के लोग। तो जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, बिल्कुल जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो वहीं माता पिता, भाई बहन आदि का संबंध रुधिर संबंधी रिश्तों के अंतर्गत आता है। सीधी सी बात है, माता पिता का संबंध क्या है? बालक से। रुधिर का, भाई बहन का ब्लड रिलेशन है भाई, ब्लड रिलेशन है। ओके, तो माता संबंध रुधिर संबंधी रिश्तों के अंतर्गत आता है। कई जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है, हम लोगों ने देखा है पिछली क्लासों में, है ना। कई ऐसी जनजातियां हैं जिनमें बहुपति प्रथा का प्रचलन है। ठीक है ना। तो इनमें क्या व्यवस्था रहती है? प्रथा का प्रचलन है। और जरूरी नहीं कि पिता का संतान से जन्म हुआ हो, जरूरी नहीं कि पिता का संतान से जन्म हुआ हो। ध्यान देना, यहाँ पर कुछ और मत समझना है भाई। ये तो बात पक्की रहती है कि पिता के द्वारा ही संतान का जन्म होता है, लेकिन बहुपति विवाह है ना, तो कंफर्म नहीं होता है कि इस बालक का पिता कौन होगा, है ना। तो जनरली क्या होता है वहाँ पे, फिर ऐसी प्रथा है उन लोगों में कि वो उस बालक को, बालक का जो पिता होता है, जितने भी पति होते हैं उस महिला के, उन सबको बराबर मात्रा में क्या मान लिया जाता है? उस बालक का पिता मान लिया जाता है कि ये सारे के सारे क्या है? इस बालक के पिता है। ठीक है ना, क्लियर है क्या? ओके। अब इसमें अगर वास्तव में पता लगाना है कि नहीं हम वास्तविक पिता का पता लगाएं,
तो कैसे पता लगाएंगे? तो इन लोगों की ऐसी मान्यता है कि भाई यदि कोई बालक उसके पिता के अनुसार कार्य करे, किसी विशेष प्रथा में वो हाथ बटाए या उसके जैसा कार्य करता हुआ पाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि एक लकड़ आ रहा है, जनजातियों में क्या हो गया, एक लकड़ आ रहा है और तो उसका जो लड़का है, उस लकड़हारे का जो लड़का है वो भी वैसे ही प्रक्रिया अपनाता है, वैसा ही गुणधर्म अपनाता है, वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो लकड़हारा करता है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये इसका पुत्र होगा, ये लकड़हारे का ही पुत्र होगा। ये व्यवस्था है। या तो सभी पिता जो है बराबर से उसके पिता है, या फिर किसी प्रथा का अनुसरण करने पर बालक अगर कोई विशेष प्रकार की प्रथा का अनुसरण करता है तो फिर जो पिता इस प्रकार की क्रियाविधि में सम्मिलित होगा उस पिता को उस बालक का पिता मान लिया जाएगा। वही लिखा हुआ है, देखिए आगे। बहुपति प्रथा का प्रचलन है और जरूरी नहीं कि पिता का संतान से जन्म हुआ हो। प्रथा के अनुरूप, यहाँ समझना, अनुरूप मतलब अनुसार, संतान को सभी पतियों की मान लेते हैं, सबकी मान लेते हैं, ठीक है ना। अथवा किसी रस्म की अदा करने पर, किसी रस्म या वही बात प्रथा के अदा करने पर संतान को संबंधित कर्म करने वाले का मान लिया जाता है। वही उदाहरण है लकड़हारे का, ओके, उसका मान लिया जाएगा, उसके जैसी रस्म अदा करेगा तो वो, है ना, मान लिया जाता है। गोद लिया हुआ बच्चा, देखो अंडरलाइन किया हुआ है, गोद लिया हुआ बच्चा रुधिर संबंधी रिश्तों में ही आता है भैया, ब्लड का रिश्ता माना जाता है उससे, गोद लिया हुआ बच्चे का है, प्रश्न आता है यहाँ से, ठीक है। तो गोद लिया हुआ बच्चा रुधिर संबंधी रिश्तों में ही आता है। माता पिता के संबंधियों के अलावा, माता पिता के संबंधियों के अलावा विवाह करने के पश्चात, भाई माता पिता से तो उसका प्रारंभिक रिश्ता है ही सही, लेकिन विवाह करने के पश्चात वो, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अपने ससुराल के लोगों से अपना उनका रिश्ता बन जाता है ना। तो विवाह करने के पश्चात पुरुष और महिला ससुराल के रिश्ते नातेदारों से जुड़ जाते हैं, रिश्ते नातेदारों से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो वहीं सास ससुर, ननंद भाभी, देवर जेठ, जीजा साली, साला आदि रिश्ते बन जाते हैं ससुराल शादी के बाद में, एक महिला के खासकर, है ना। तो साली साला आदि रिश्तों को विवाह संबंधी रिश्तों में शामिल किया जाता है। आदि रिश्तों को कहाँ करेंगे हम शामिल? भाई जीजा साला है, देवर भाभी है, जेठ जेठानी है, इनमें ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये विवाह के अंतर्गत आएंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो आगे देखते हैं, नातेदारी व्यवस्था प्रथागत कानून का आधार है। नातेदारी व्यवस्था प्रथागत जो चली आ रही है प्रथा, उस कानून का क्या है? ये आधार है, ठीक है ना। नातेदारी व्यवस्था प्रथागत कानून का आधार है। जब राज्य और आधुनिक कानून नहीं थे, जब स्टेट की व्यवस्था नहीं थी, मॉडर्न रूल्स जो होते हैं वो नहीं थे, है ना, तब भी समाज था कि नहीं था? भाई आदि मानवों का भी अपना एक समाज था, है ना। तो कहीं ना कहीं तब भी समाज था, जब स्टेट नहीं थे और आधुनिक कानून नहीं थे, तब भी समाज था। तो वहीं परिवार और विवाह की व्यवस्थाएं नातेदारी से ही संबंधित रही है। परिवार और विवाह की जो व्यवस्थाएं कैसे संपन्न हुई है? नातेदारी से ही संबंधित रही है, ठीक है ना, नातेदारी से ही संबंधित रही है। परिवार और विवाह की व्यवस्थाएं नातेदारी से ही संबंधित, भाई नाता हुआ किसी का, है ना, तो विवाह हुआ, या विवाह के द्वारा नाता हुआ। विवाह के द्वारा क्या होता है? नातेदारी संपन्न होती है, और फिर हमारा एक उस विवाह से नाता बन गया, नाते के बाद में विवाह हो गया, ये क्लियर हो गया, उसके बाद में क्या हो जाएगा? एक परिवार बन जाएगा। बच्चे होंगे तो क्या होगा? उससे एक परिवार बनेगा। तो परिवार और विवाह की व्यवस्था नातेदारी से ही संबंधित रही है, ठीक है। नातेदारी व्यवस्था सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करती है भैया। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नातेदारी व्यवस्था जो होती है वो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करती है। कैसे करती है? भाई आपकी किसी के साथ क्या हो गई? नातेदारी हो गई, रिश्ता हो गया आपका, है ना। या तो आप नए रिश्ते की बात कर लेते हैं, या फिर हमारे जो पुराने रिश्ते हैं उन्हीं की बात कर लीजिए। दोनों में आप अर्थ बता सकते हैं इसका। यानी कि हमारे पिता से हमारा रिश्ता क्या है? पुत्र का रिश्ता है, एक नाता तो है ना। तो अब हमारा दायित्व हमारे पिता के प्रति क्या होगा?
ठीक है ना। तो हम अपने पिता का सम्मान करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, है ना। तो एक तरह का प्रोत्साहन या उत्तरदायित्व की जो भावना है हमारे अंदर, वो आई कि नहीं आई? किसके माध्यम से आई? नातेदारी के माध्यम से आई, है ना। विवाह होने के बाद भी यही चलता है। विवाह के बाद हमारे कई सारे नए रिश्तेदार बनेंगे, तो उनके सामने हमारी परफॉर्मेंस जो होगी वो हो सकता है शुरुआती दौर में थोड़ी सी कमतर हो, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रयास ये रहता है कि उनके सामने हमारी परफॉर्मेंस कैसी हो, बढ़े। यानी कि हम उन लोगों को आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए, सामाजिक दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? लगातार बेहतर कार्य करते ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है? आपको प्रोत्साहित कर रही है। ये लोग सारे के सारे नातेदारी वाले क्या कर रहे हैं? आपको नातेदारी में रहकर आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी प्रोत्साहित करती है, तथा ये संबंध प्राथमिक होते हैं। और ये सारे संबंध कैसे हैं? प्राइमरी स्टेज के होते हैं। सभी संबंध कैसे होते हैं? प्राथमिक होते हैं, ठीक है ना। तो वहीं प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अपनत्व की भावना के साथ जुड़ा रहता है। भाई नातेदारी में क्या होता है? प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अपनत्व की भावना से इमोशनल अटैच रहता है। मतलब सीधी सी बात यह है, अपनत्व की भावना से ओतप्रोत रहते हैं और लगातार एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। किसी को कहीं प्रॉब्लम आई तो उसकी प्रॉब्लम को खुद अपने स्तर से हैंडल करने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे किसी को एक को प्रॉब्लम आती है तो 17 लोग फोन लगा देते हैं, अरे भैया क्या हो गया, अरे भैया क्या। चाहे वो कुछ करे ना करे, लेकिन एक औपचारिकता तो निभाई देते हैं। ओके, तो यही कहा गया है कि अपनत्व की भावना रहती है नातेदारी में, नातेदारी में, है ना। तो वहीं प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अपनत्व की भावना के साथ जुड़ा रहता है और एक दूसरे के साथ पारस्परिक सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है। तथा यही कारण है कि सामाजिक के साथ साथ आर्थिक व राजनीतिक हितों के लिए, आर्थिक व राजनीतिक हितों के लिए वर्तमान में रिश्तेदार अधिक संगठित हुए हैं। हो गया क्लियर? अरे भैया सामाजिक स्तर पर तो लोग जुड़े हुए हैं ही सही, लेकिन एक दूसरे के सहयोग करने के आधार पर भी आज वर्तमान में इसका विस्तार हुआ है। और समाज के साथ साथ आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आज विभिन्न प्रकार के जो समाज हो रहे हैं, समाज बने हैं, वो संगठित हो रहे हैं राजनीति में सहयोग करने के लिए, आर्थिक रूप से सहयोग करने के। कई समाजों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने अपने संगठन बना रखे हैं कि किसी को अचानक कोई समस्या आ जाए तो संगठन क्या कर देता है? सहयोग कर देता है उनका। क्या कर देता है? संगठन सहयोग करता है, ठीक है। उसी प्रकार राजनीति में जैसे कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ तो सारा समाज मिल जाता है उसको जिताने के लिए। तो परस्पर सहयोग की भावना, अपनत्व की भावना है कि नहीं? किसमें? नातेदारी में, रिश्तेदारी में अपनत्व की भावना समेटे हुए होती है नातेदारी। ओके, आगे देखते हैं। रिश्तेदारी वंशक्रम और विवाह संबंधित तथा बनाए गए रिश्तों के उत्तराधिकार को सुनिश्चित व्याख्या करके, भैया क्या करती है? सुनिश्चित व्याख्या करती है। किसकी? रिश्तेदारी जो है वंशक्रम और विवाह संबंधित जो भी रिश्ते होते हैं आपके, वंश से संबंधित हो या विवाह से संबंधित हो, इन रिश्तों के तथा बनाए गए रिश्ते और एक्स्ट्रा कोई रिश्ते अगर आप बनाते हैं, उन रिश्तों के उत्तराधिकार की सुनिश्चित व्याख्या करती है कि भैया आपसे किसी का किस प्रकार का रिश्ता है, उसकी व्याख्या करती है कौन? रिश्तेदारी करती है। चाहे वो वंशक्रम संबंधित हो, विवाह संबंधित हो, या आपके द्वारा किसी और तरह से, जैसे रक्षाबंधन का रिश्ता होता है तो वो बनाया गया रिश्ता होता है, ठीक है ना। तो इनकी सुनिश्चित क्या करती है? व्याख्या कि कौन किसका क्या लगता है, ऐसी व्याख्या करती है, ठीक है ना। कौन? रिश्तेदारी। ओके, व्याख्या करके परस्पर संबंधित रिश्तेदारों की आर्थिक समस्या का समाधान करने के साथ ही साथ व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान कर उसे मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है। क्लियर हो गया? यानी कि इन रिश्तों की व्याख्या तो वो करती है, साथ ही साथ अगर कोई विषम परिस्थिति में कोई रिश्तेदार है, कोई नातेदार है, तो उसको आर्थिक सहायता देकर उसको मानसिक स्तर की क्या देती है? संतुष्टि देती है भाई, ठीक है ना। रिश्तेदारी का ये प्रमुख गुण होता है कि वो अपने रिश्तेदार जो भी होते हैं, नातेदार जो भी होते हैं, उनका सहयोग करती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक अटैचमेंट है जिसका नाम है नाता। दोनों आपस में क्या है? नातेदार है, रिश्तेदार है ना। तो वो एक दूसरे के इस नाते परस्पर सहयोगी है। विषम परिस्थितियों में एक दूसरे का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, जिससे हो सकता है वो आर्थिक स्तर का हो, और आर्थिक स्तर का सहयोग भी कई बार क्या करता है? मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो वहीं विवाह के पूर्व और पश्चात
विवाहितों के वंश और गोत्रों के अनुसार अनुरूप रिश्तेदारी व्यवस्था उत्तराधिकार की व्याख्या करती है। क्या करती है? विवाह के पूर्व और विवाह के पश्चात दोनों ही परिस्थितियों में विवाहितों के वंश और गोत्रों के अनुरूप, ये दो चीजें ध्यान दीजिए, वंश और गोत्र के अनुरूप, वंश और गोत्र के अनुरूप रिश्तेदारी जो होती है ये व्यवस्था उत्तराधिकार की व्याख्या करती है कि भाई इस वंश का कौन उत्तराधिकार होगा, इस गोत्र में अब नया उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो इस आधार पर रिश्तेदारी क्या करती है, उसकी व्याख्या करती है। गोत्र और वंश के आधार पर व्याख्या की जाती है कि उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है। उसके बाद रिश्तेदारी व्यवस्था समाज में व्यक्ति के पद और भूमिका का निर्धारण करने के साथ ही, पद और भूमिका क्या है उसकी, इसका निर्धारण करने के साथ ही जन्म के साथ गोद लेने और वैवाहिक संबंधों में किस व्यक्ति का रिश्तेदारी के क्रम में कौन सा स्थान होगा, किस व्यक्ति का कौन सा स्थान होगा, किसमें रिश्तेदारी के क्रम में, है ना, कौन सा स्थान होगा, या पूर्व निश्चित रिश्तेदारी के नियमों के अनुरूप ही होता है। भैया सीधी सी बात है, कौन व्यक्ति का क्या लगेगा कोई रिश्ते में, या पहले से तय हो जाता है। भैया कोई बालक है, अब वो बालक है तो उसके रिश्तेदार पहले से क्लियर है ना कि ये बुआ जी है, ये मामा जी है, नाना है, नानी है, मामा जी है, मामी है, तो ये पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही कंफर्म किया जाता है कि कौन किसका क्या लगेगा, और उस बालक के प्रति उस नाना की, मामा की, मामी की, बुआजी की क्या भूमिका होगी और किस तरह से वो अपनत्व का भाव उस बालक के प्रति रखेंगे, तो अपने अपने रिश्ते के हिसाब से रखेंगे। ठीक है ना। ओके। तो वही मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक परिवारों में, मातृ और पितृसत्तात्मक परिवारों में रिश्तेदारों के अलग अलग पद व भूमिका होती है कि नहीं होती है, चाहे वो मातृसत्तात्मक हो या पितृसत्तात्मक हो, रिश्तेदारों की भूमिका क्या होती है, अलग अलग होती है। लोगों में बंटवारा होता है एक तरह का, चाचा, मामा, सास, ससुर, भाभी, फूफी, फूफी का मतलब बुआ, है ना, के पदों में भिन्नता रिश्तेदारी के द्वारा निश्चित की गई है। भाई ये सारे जो अलग अलग पद है, इनमें जो डिफरेंशन आया है, भिन्नता जो आई है ना, वो किसके द्वारा आई है, रिश्तेदारी के, कि ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारी बुआ है, तो रिश्ता है तभी तो भिन्नता है। ठीक है ना। तो इन सब पदों में जो भिन्नता आई है किसके कारण आई है, रिश्तेदारी के कारण आई है। ठीक है ना। इन्हीं के अनुसार सभी रिश्तेदारों, देखो यहाँ पे, तथा इन्हीं के अनुसार सभी रिश्तेदारों को अपनी भूमिका का निर्वाह करना होता है। इन रिश्तेदारी का जो माध्यम है हमारे पास में, इसी के अनुसार सभी प्रकार के जो रिश्तेदार होते हैं उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है कि बुआ का किसी के प्रति क्या दायित्व होगा, मामा जी का क्या दायित्व होगा बालक के प्रति, तो वो अपने रिश्ते के अनुसार ही अपनी भूमिका का अदा करते हैं, अपनी भूमिकाओं को अदा करते हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखिएगा आगे, परिवार ही बालक के सामाजिकरण का पहला स्थान होता है। भैया परिवार ही बालक का सामाजिकरण का पहला स्थान होता है। भाई शुरुआत वहीं से तो करता है, समाज से रूबरू होने की शुरुआत कहाँ से होती है, बालक की परिवार से होती है। ठीक है ना। यहीं पर बालक परिवार के बड़े लोगों के आचरण व्यवहार का अनुसरण करना सीखता है। परिवार में ही वो अपन से उनसे जो बड़े लोग होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, है ना, अनुभव में बड़े होते हैं, उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उन सब चीज़ों का अनुसरण करना परिवार से ही सीखता है बालक। ठीक है, सीखता है। बुजुर्गों का सम्मान करना एवं उनका सहयोग करना, बालक बालिकाओं में अंतर, लिंग स्त्री पुरुष के आधार पर कार्यों का बंटवारा, यानी कि कौन, अगर कोई स्त्री है, कोई महिला है और कोई पुरुष है, तो स्त्री क्या काम करेगी, पुरुष क्या काम करेगा, यानी कि लिंग भेद के अनुसार कार्यों का बंटवारा। बुजुर्गों का सम्मान करना वो परिवार से सीखता है। ओके, उनका सहयोग करना परिवार से सीखता है ना, ये सारी चीज़ें परिवार से सीखता है वो, सम्मान एवं सहयोग कार्यों पर। किसी के प्रति उपेक्षा का व्यवहार एवं बाल विवाह हमें नहीं करना चाहिए, ये भी हम परिवार से ही सीखते हैं। भाई हमारे परिवार में यदि बाल विवाह होता आ रहा है तो बच्चा वही सीखेगा कि ठीक है, नहीं तो जनरली जो पढ़े लिखे सभी परिवार होते हैं वो क्या सिखाएंगे कि भाई हमें बड़ों की उपेक्षा या किसी के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रखना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, है ना। ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती है, हमारे परिवार से सीखने को मिलती है। ओके,
परिवार की सामाजिक स्थिति का सीधा संबंध बालक के सामाजिक विकास से होता है कि नहीं होता है? आपकी सोशल कंडीशन कैसी है, समाज में आपकी स्थिति कैसी है, इसका सीधा प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यानी कि आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी अगर, तो सीधी सी बात यह है कि बालक फूंक के कदम रखेगा कि यार हमारे माता पिता की इज्जत खराब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कहीं कोई गलत कदम जो है हमारे द्वारा उठा लिया जाए जिससे कि हमारे मम्मी पापा की नाक कटे। तो सामाजिक स्थिति जो रहती है ना, उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है बालक पर, ठीक है ना। और यदि सामाजिक स्थिति बिल्कुल लो है या खराब स्थिति में है तो फिर बालक भी खराब ही हो जाएगा कि माता पिता की इतनी कोई वो है नहीं, तो कौन सी अपने को बढ़ानी है। तो बालक में वैसे ही गुण फिर उत्पन्न होने लग जाते हैं और उस आधार पर वो ढलता है, ठीक है। तो परिवार की सामाजिक स्थिति का सीधा संबंध बालक के सामाजिक विकास से होता है, ठीक है ना, समाज के डेवलपमेंट से होता है। तो वहीं परिवार में बालकों का स्वास्थ्य एवं शरीर रचना, परिवार जो होता है उसमें बालकों का स्वास्थ्य एवं शरीर रचना अपने माता पिता के स्वास्थ्य और शरीर रचना का ही अनुसरण करता है ना। देखो वहीं परिवार में बालकों का स्वास्थ्य एवं शरीर रचना अपने माता पिता पर निर्भर करती है, अर्थात दुर्बल माता पिता की दुर्बल संतान होगी। दुर्बल माता पिता अगर है तो संतान कैसी होगी? दुर्बल होगी, तथा स्वस्थ माता पिता की स्वस्थ संतान होगी भैया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर समझना और सीखना है आप लोगों को कि भाई यदि आप स्वस्थ होंगे तो संतान भी आपकी कैसी होगी? स्वस्थ होगी। और यदि आप ही दुर्बल होंगे तो बच्चे भी कैसे होने वाले हैं? दुर्बल ही होने वाले हैं। इस बात का विशेष ध्यान रहे, इसलिए ध्यान रहे प्रारंभिक स्तर पर जब आप रहें तब भी अपने पोषण स्तर का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, चाहे आप माँ हो या आप पिता हो, ठीक है ना। तो यदि आपको स्वस्थ बालक की उत्पत्ति करनी है तो क्या करना है? स्वयं को पहले स्वस्थ होना पड़ेगा, हष्ट पुष्ट होना पड़ेगा, शारीरिक रूप से पुष्ट होना पड़ेगा। तो बच्चा भी कैसा होगा? पुष्ट होगा, और उसी स्तर पर उसका मानसिक विकास भी होगा, ठीक है ना। यदि मानसिक स्थिति आपकी अच्छी है तो उनकी भी अच्छी रहने की पूरी संभावना रहेगी। ओके, चलिए। परिवार से बालक के उचित शारीरिक विकास के लिए प्राप्त प्रेम एवं सुरक्षा की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिवार से जो प्राप्त प्रेम होता है ना बालक के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके लिए, है ना। उसका जो सहयोग की एक भावना रहती है, परिवार क्या करता है? बालक का सहयोग करता है। तो उससे बालक में एक अपनापन महसूस होता है बालक को कि भैया मेरे पास एक परिवार है। तो वो अपने आप को एक मजबूत अवस्था में प्राप्त करता है या पाता है कि भाई मेरे पास परिवार है। यानी कि वो कहीं पर लड़ाई भी कर लेता है ना तो अपने ऊपर एक भरोसा रखता है कि मेरा साथ देने के लिए मेरे पास क्या है? लोग हैं। तो परिवार के ऊपर से क्या होता है? भरोसा होता है, विश्वास होता है कि मुझे कोई ना कोई बचाने वाला है जो बचा लेगा, ठीक है, इस तरह से। तो शारीरिक विकास के लिए, और एक मिनट, भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिए, और शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम की सभी सुविधाएं परिवार द्वारा ही बालक को प्रदान की जाती है। शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यकता है भैया? खेल की है, व्यायाम की है। तो ये सारी सुविधाएं कौन देगा बालक को? परिवार ही देगा, है ना। भाई परिवार को हम क्यों पढ़ रहे हैं इसमें? तो परिवार से बालक का रिश्ता है कि नहीं है भाई, है ना। इसलिए परिवार की क्या भूमिका है रिश्ते में? तो ये भूमिका है कि उसे सभी तरह की व्यवस्थाएं जुटाने का, उसका पालन पोषण करने से लेकर उसका जो विकास है, मानसिक हो या शारीरिक विकास हो, वो तमाम सुविधाएं देने का फर्ज किसका है? परिवार का, है ना, ठीक है। खेल और व्यायाम की सभी सुविधाएं परिवार द्वारा ही बालक को प्रदान की जाती है। तो वहीं बालक की मानसिक क्षमता उसके वंशक्रम एवं भाषा विकास पर निर्भर करती है। बालक की मानसिक क्षमता किस पर निर्भर करती है? उसके वंशक्रम, देखिए ध्यान से, वंशक्रम और भाषा के विकास पर निर्भर करती है। यानी कि उसके वंश के जो लोग हैं उनमें किस प्रकार का मानसिक विकास देखने को मिला है। मतलब जेनेटिकल चीज़ें भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। हाँ, तो वंशक्रम और दूसरा भाषा का विकास बालक में किस लेवल का हुआ है, किस स्तर का हुआ है, ये दो जो हमारे एलिमेंट हैं, है ना, इन दोनों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? उसके मानसिक विकास पर पड़ता है। वंशक्रम का और भाषाई विकास का, है ना, इन पर निर्भर करती है खासकर उसका मानसिक विकास, ठीक है ना, बालक का मानसिक विकास। तथा माता पिता की शिक्षा का भी बालक पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है भैया, है ना। माता पिता की शिक्षा का भी बालक की मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। देखो कैसे पड़ता है, यानी कि अगर माता पिता शिक्षित होंगे तो शिक्षा वाला वातावरण घर में भी डेवलप होगा,
होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा, और उसका प्रभाव बालक पे पड़ेगा। शिक्षित माता पिता के बच्चे भी कैसे होंगे? ज़्यादातर शिक्षित ही होंगे, अच्छे गुणी होंगे, है ना, इस तरह से। तो उनकी मानसिक क्षमता पर माता पिता की शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। परिवार में अच्छे संबंध तथा आनंद, अच्छे संबंध और आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण बालक पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यदि आपके परिवार में लोगों से आपसी संबंध कैसे हैं? अच्छे संबंध रहते हैं, मधुर संबंध होते हैं, प्रेम पूर्वक लोग बातें करते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्रता का माहौल है ना, लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। कुल मिलाकर बात ये स्वतंत्रता से तात्पर्य है ना। और आनंद मतलब खुशी का माहौल परिवार में रहता है, ठीक है ना। अगर ऐसी व्यवस्था है तो ये सकारात्मक प्रभाव डालेगा बालक पर, ठीक है ना, प्रभाव डालते हैं। तो वहीं अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में, अच्छी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन अगर गुड है ना, तो ऐसे बालकों में, ऐसे परिवार के बालकों को पौष्टिक भोजन मिलता है। भाई कमी तो किसी चीज़ की है नहीं, तो पौष्टिक भोजन जो चाहिए वो ले सकता है बालक। तो उनको अच्छी कंडीशन, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है परिवार की, तो ऐसे बालकों को, ऐसे परिवार में रहने वाले बालकों को अच्छा पौष्टिक भोजन मिलेगा, शिक्षा उच्च स्तर की मिलेगी, है ना, उचित वातावरण मिल जाएगा शिक्षा का, तथा खेल एवं मनोरंजन के अवसर प्राप्त होते हैं। अच्छे आर्थिक कंडीशन वाले परिवारों में ये सारी व्यवस्थाएं बड़ी आसानी से जुटा दी जाती है। किनके लिए? बालकों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिश्तेदारी का लेसन भी आज हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। और दूसरी बात याद रखिए, रिश्तेदारी जो व्यवस्था होती है, रिश्तेदारी व्यवस्था प्राकृतिक रूप से विकसित व्यवस्था नहीं मानी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, प्राकृतिक रूप से विकसित व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। हालांकि रिश्तेदारी जो बनती है विवाह और रुधिर संबंधों के आधार पर बनती है। रिश्तेदारी विवाह और रुधिर संबंधों के आधार पर बनती है, लेकिन सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी रिश्तेदारी और विवाह के संबंधों के अलावा भी बाहर के जो रिश्ते होते हैं हमारे, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी रिश्तेदारी में शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना। बाहर के रिश्ते से तात्पर्य, भाई रुधिर का रिश्ता हम जानते ही हैं, वैवाहिक संबंध वाले भी जानते हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, एक व्यवहारिक रिश्ता भी बना लेते हैं, है ना। जैसे कि किसी से रक्षाबंधन वाला रिश्ता बना लिया, तो उसको भी हम किस में शामिल करते हैं? रिश्तेदारी में शामिल करते हैं। तो बाहर से बनाए गए रिश्ते भी इसमें शामिल होते हैं, किसमें? रिश्तेदारी में या नातेदारी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो क्लियर हो गया। आज का चैप्टर हमारा खत्म होता है, आगे मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट, बाय, सी यू।